हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, कहते हैं कि न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन के ऊपर रिसर्च किया था तो उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा था और फिर उन्होंने सोचा था कि एप्पल क्यों फॉल हो रहा है। और फिर उन्होंने थ्योरी बनाई कि वो एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिसके पास मास होगा, राइट। लेकिन वो शायद यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने फिर ये देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट h से अगर गिरता है तो कितने टाइम में जो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे पहुंचेगा, राइट। तो उसके लिए उन्होंने इक्वेशन बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं साइंस में तो कहीं ना कहीं हम उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहते हैं जिसके जरिए उस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सके। सो दोस्तों, ऐसे ही एक कंसेप्ट है सिमेट्री का। तो अगर आप देखेंगे नेचर में बहुत सारी जो चीजें हैं वो सिमेट्रिक आपको नजर आ रही है, जैसे दीपा एंड भार्गवी एंड पूजा। तो ये स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे इमेजेस, तो ये कहीं ना कहीं आपस में सिमेट्रिक है। और नेचर में दोस्तों अगर आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपने बर्ड्स ऑब्जर्व किए होंगे, तितलियां ऑब्जर्व की होंगी, है ना, तो कई सारी चीजें आपको सिमेट्रिक नजर आती होंगी, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे सामने एक पिक्चर है जिसे मैं दिखाना चाहूंगा। सो सी दिस, पहचान पा रहे हैं क्या है? दिस इज HIV वायरस, राइट। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग नेचर में सिमेट्री तो ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ये चीजें सिमेट्रिक है, ये चीजें सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो हमने ऑब्जर्व करके बता दिया। लेकिन हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि वो चीजें जो है दिख रही है हमें वो सिमेट्रिक है? तो क्या हम कोई ऐसा मॉडल बना सकते हैं मैथमेटिकल जिसके जरिए हम बता सके कि वेदर द गिवन पिक्चर और गिवन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक और नॉट। तो यहाँ से दोस्तों कंसेप्ट शुरू होता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और स्पेशली जिस सिमेट्री जिसके जरिए हम मेजर करते हैं उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट को और समझेंगे कि कैसे ग्रुप थ्योरी का यूज करके हम किसी भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है तो कैसे ग्रुप थ्योरी बता सकती है कि वो सिमेट्रिक है कि मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टीज रहेगी जो किसी के सिमेट्री को डिफाइन करती है, राइट। और यहाँ से दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए पूजा एंड भार्गवी जो IT इंजीनियर अभी स्टूडेंट है करंटली 3rd ईयर के, और दीपा मेरे साथ है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये वीडियो लेक्चर उन सब के लिए यूजफुल है जो अपने एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली गेट या UPSC। आप सबको ग्रुप थ्योरी जरूर होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप काफी अप्रिशिएट करेंगे इस कंसेप्ट को। मुझे नहीं, कंसेप्ट दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को ये बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि बुक में डीप में इन चीजों को नहीं दिया होता। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अप्रिशिएट करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा को, क्यों ये मॉडर्न अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट बनाया गया। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस लेक्चर सीरीज को। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले एकदम सिंपल एग्जांपल से, जो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर अपने आप में एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और हमें ये बताना है कि इसके पास ऐसी कौन कौन सी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है जिसके जरिए मैं सिमेट्री इसकी डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसे कुछ दोस्तों हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पेपर है और जिसमें से मैंने बीच में से ऐसे स्क्वायर कट करके निकाला है, ठीक है। तो मैथमेटिकली मैं यहाँ पर अब इसकी ये सिमेट्रिक है कि नहीं ये मैं डिफाइन कैसे करूँगा, इसकी जो पूरी बेस है आप कह सकते हैं फाउंडेशन जो है जो ग्रुप थ्योरी की तरफ हमें लेकर जाएगा वो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक। सो यहाँ पर दोस्तों करना ये है मुझे कि ये जो स्क्वायर मैंने कट करके निकाला हुआ है इसको मुझे कैसे भी मैं रोटेट करूँ और मुझे वापस से लाकर उसको उसमें फिट करना है सच दैट जहाँ से कट हुआ तो वहीं से फिट हो, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूं फॉर एग्जांपल ABCD, मतलब जो भी एजेस हैं उनको हम नाम दे देंगे। तो आप देखोगे कि अगर इनिशियली जो है, अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ी देर में अभी आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। यहाँ पर तो यहाँ पर A है, ठीक है, और यहाँ पर B है। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करके नीचे कर दूं तो A नीचे आ गया, B नीचे गया, स्टिल ये जो है इसमें फिट हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इसको मैं डिफरेंट एंगल से रोटेट करूं, ठीक है, तो ABCD के मैं कितने जो है कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ, राइट, या परमुटेशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको नहीं समझा तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि मेरे पास जो है एक आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर, इसके कॉर्नर्स को मैं नाम दे देता हूँ। और कॉर्नर जैसे ये सपोज ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D। ये सिमेट्रिक है मुझे पता है, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाने जा रहे हैं जिसके जरिए हम ये बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक है तो उसके पास क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, ओके। सो मैंने बताया कि जैसे ABCD नाम दे दिया गया, टारगेट क्या है, इसे रोटेट करना है और फिर से जैसे ये इनिशियली दिख रहा है वैसे दिखना चाहिए, मतलब जैसे इनिशियली दिख रहा है वैसे दिखना चाहिए, मतलब जहां से कट किया था मैंने वहीं पे वो फिट हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा है तो इसको मैं अगर इतना ऐसे रोटेट करता हूँ तो इसमें फिट नहीं होगा वो, राइट, आर यू गेटिंग। मतलब उतना रोटेट करना है कि फिर से ये फिट हो जाए,
ठीक है, इनिशियल पोजीशन में आना चाहिए, लेकिन कॉर्नर के जो पोजीशन है वो चेंज हो सकते हैं, समझिए, ठीक है। सो आई होप क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सो यहाँ पर जो है अब मैं कितने तरीके से इसको रोटेट कर सकता हूँ इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। सो सी दिस, ये वाला, सो पहले मैं रफ कर दूँ सारे, देखो तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है ये वाला, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो ये देखा, तो इसमें ये ABCD है और इसे मैं कहता हूँ R0 मतलब 0 डिग्री से रोटेशन, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रोटेट करके हम कितने सारे परमुटेशंस पा सकते हैं। तो अगर मैं ये इनिशियल पोजीशन, मतलब ये जो मेरे पास था ABCD, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूँ, ठीक है, 90 डिग्री, तो देखो क्लॉकवाइज, हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं क्लॉकवाइज ही करे, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दूसरा ट्राई करोगे तो क्या होगा, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको रोटेट करूँ 90 डिग्री, तो A जो है यहाँ चला आएगा, B नीचे, C इधर, D इधर, और अगर मैं और 90 डिग्री रोटेट करूँ, मतलब टोटल 180 डिग्री, तो आई विल गेट दिस। कैसे? पहले A यहाँ आएगा इस पोजीशन पे, फिर A इस पोजीशन पे जाएगा, राइट, तो आई विल गेट दिस। और अगर 270 मतलब और 90 डिग्री रोटेट किया, मुझे ये मिलेगा। अच्छा, और 90 डिग्री रोटेट किया तो इनिशियल फिर से, क्योंकि 360 से रोटेट करोगे तो वापस से इनिशियल पे चले जाओगे। तो मैं कह सकता हूँ कि थ्रू रोटेशन ये जो मुझे दिख रहे हैं ये यूनिक परमुटेशंस पॉसिबल है, परमुटेशन विद रिस्पेक्ट टू ABCD, ओके। तो ये जो 4 है ये मुझे किसके वजह से मिले, रोटेशन की वजह से। अब वैसे अगर मैं रिफ्लेक्शन की वजह से देखूं, तो अगर मैं यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लूँ, तो ये जो AD है ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर राइट, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है A एंड D, और जो B और C है ये इस तरफ आ जाएगा, आर यू गेटिंग? तो वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया तो लेफ्ट साइड की चीजें राइट साइड की चीजें लेफ्ट साइड चली गई, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लूँ, तो जो AB है वो नीचे आ जाएगा और DC ऊपर चला जाएगा, तो मुझे ये मिलेगा। इन द सेम वे हमने डायगोनल, ये जो 2 डायगोनल है इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लिया, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि 4 जो यहाँ पे परमुटेशन है वो मुझे रोटेशन की वजह से मिले, और जो 4 परमुटेशन मुझे किसकी वजह से मिले, रिफ्लेक्शन की वजह से मिले। तो अब कुल मिलाकर 8 मेरे पास हो गए। अब अगर इसमें से आपको लगता रहेगा नहीं सर और भी कोई पॉसिबिलिटीज है, तो आप उसे बना के देखिएगा, आपको ये 8 में से कोई दिखेगा। मतलब कोई अगर ये सोचता है कि जैसे यहाँ पे मैंने 270 की डिग्री से रोटेट किया, राइट, अब कोई एंटी क्लॉकवाइज लेता है, सपोज मैंने क्लॉकवाइज लिया ना, तो मैंने आपको बोला था एंटी क्लॉकवाइज लेकिन क्या होगा, तो डू दैट, आपको पता चलेगा कि इसमें से कोई आपको परमुटेशन हो देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये 8 यूनिक है, इसको छोड़कर हमें कोई और मिलेगा नहीं। अभी मैंने जो 8 रोटेशंस बनाया, मतलब ये जो 8 परमुटेशन है कॉर्नर्स के, इनकी आपस में कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को मैं आपको अब एक टेबल के जरिए बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2 प्रॉपर्टी को एक साथ मर्ज किया जाए तो जो मुझे तीसरी प्रॉपर्टी मिलती है वो इसी में बिलोंग करती है। अब ये क्या मतलब हुआ, इसको हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें से कोई भी मुझे 2 ऑपरेशन बताओ, ये जो आपको 8 ऑपरेशन दिख रहे हैं, तो दीपक कोई भी मुझे 2 ऑपरेशन बताओ इसमें से। 90 डिग्री एक रोटेशन, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन अबाउट डायगोनल, ठीक है, कौन सा वाला, ये फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक है, चलो इसको मैं D1 कह देता हूँ, ठीक है। तो 90 डिग्री रोटेशन देन रिफ्लेक्शन अबाउट डायगोनल। तो देखो हम लोग ये 2 ऑपरेशन वन आफ्टर अदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 90 डिग्री रोटेशन कर लेता हूँ, तो मुझे ये वाला मिलेगा, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सो ठीक है, मैंने रफली ड्रॉ किया है। सो दिस इज D, A एंड B एंड C, ओके। तो ये मुझे कैसे मिला, थ्रू 90 डिग्री रोटेशन। अब ये जो मुझे रिजल्ट मिला है इसका मैं क्या करूंगा, अबाउट डायगोनल रिफ्लेक्शन लूंगा। देखो अगर मैं अबाउट डायगोनल रिफ्लेक्शन लूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये D नीचे आ जाएगा, B ऊपर चला जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये डायगोनल एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर D नीचे और B ऊपर, और यहाँ पर A और यहाँ पर क्या, C। तो देखो अभी परमुटेशन क्या मिला, काउंट कहाँ से करना है, ये इससे, ठीक है, BADC क्या मिला, BADC। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, जो भी मैंने पिक्चर दिया हुआ है ये वाला देखो कैसे लिखा गया, DABC, ये लिखा गया ना यहाँ पे, ये कहाँ, CDAB, राइट। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, BADC। देखो ये जो मैंने पूरा बनाया हुआ है इसमें से आपको BADC, तो देखो पहले 90 डिग्री हमने रोटेट किया इनिशियल वाले को, फिर मैंने रिफ्लेक्शन लिया अबाउट क्या, डायगोनल। तो ये पूरा जो आपको परमुटेशन दिख रहा है इसमें BADC दिख रहा है, आपको कहाँ पर है, थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आपको समझ जाएगा। ये देखो
देखा BADC, सो इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं दो ऑपरेशन वन आफ्टर अनदर परफॉर्म करूं तो जो रिजल्ट आ रहा है, जो क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो क्या है, वो एक ऐसा रिजल्ट है जो ऑलरेडी इस आर्ट में बिलोंग करता है, और इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, कौन सा, जो यहाँ पर मैंने बताया, रोटेशन या रिफ्लेक्शन, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो इन्हीं 8 एलिमेंट में से कोई एक है, राइट। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस हो कि मेरे पास एक कोई सेट हो और एक कोई ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस इनटू रोटेशन रिफ्लेक्शन एनीथिंग, ओके, तो अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं और उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो जो रिजल्ट है अगर वो उसी सेट में बिलोंग करता है तो हम उस सेट और उस ऑपरेशन को साथ में क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यस। सो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि अगर कोई चीज सिमेट्रिक है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करना चाहिए वो है कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे हमने डिफाइन किया, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने रोटेशन और रिफ्लेक्शंस डिफाइन किए, जिसके जरिए उसके कॉर्नर्स के हमने परमुटेशन फाइंड किए, फिर उन परमुटेशन के ऊपर ये ऑपरेशन डिफाइन किया और उन्होंने बताया कि कोई भी इसमें से कोई एक ऑपरेशन लो, राइट। और मतलब कॉन्कैटिनेशन एक्चुअली हमने ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन किया कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ और उन्हें कॉन्कैटिनेट करता हूँ, कॉन्कैटिनेट मतलब एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे R270 और यहाँ पर R180, इनको कॉन्कैटिनेट करना मतलब पहले 270 डिग्री रोटेशन फिर 180 डिग्री रोटेशन, तो कॉन्कैटिनेशन यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, एक के बाद दूसरा परफॉर्म करना। तो जो रिजल्ट है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इन्हीं 8 में से कोई एक, तो इसलिए ये क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ऐसी दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं कि हमेशा उसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन के जरिए ही आप बताएंगे कि एलिमेंट्स क्या होंगे, बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन आपको उसमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कैसे ये जो थ्योरी में बता रहा हूँ ये सिमेट्री, जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है उसको डिफाइन कर रहा है। तो दुनिया में कोई भी अगर दोस्तों सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जरूर होगा, लेकिन सिर्फ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है, इसके साथ 3 और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो है एसोसिएटिव होना, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना और इनवर्स का एग्जिस्ट करना। तो यहाँ पर मैं अब जो है उन 3 प्रॉपर्टीज को ये 8 एलिमेंट्स में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अभी मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल देकर बताया कि कैसे 2 एलिमेंट्स को मैंने लिया और उसका रिजल्ट भी क्या था, कॉन्कैटिनेशन के बाद जो थर्ड एलिमेंट था वो इसी 8 में से बिलोंग कर रहा था। लेकिन हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन का क्या आंसर होगा इसको मैं एक टेबल के जरिए दिखाऊंगा, जिसे हम कहते हैं केले टेबल। क्या कहते हैं, केले टेबल। तो इस टेबल को देखिएगा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सी दिस टेबल। और ये टेबल में अगर आप देखेंगे, पहले मैं बता दूं कि ये टेबल इसके एंट्रीज क्या हैं। तो यहाँ पे जो रो देख रहे हो इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स है, इट करस्पॉन्ड्स टू 8 वो एलिमेंट जो भी लिखा है मैंने। तो R0 मतलब 0 डिग्री से रोटेशन, R90 मतलब 90 डिग्री से रोटेशन, सिमिलरली H मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, V मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, D मतलब डायगोनल क्या अबाउट 2 डायगोनल थे तो D और D डैश। इज दैट क्लियर? तो अब इसमें देखो कॉलम में भी वही सारी एंट्री हैं, राइट। अब सुनो, अब इसमें से जैसे मैंने R180 ले लिया और यहाँ से H ले लिया, तो देखो ये दोनों आके इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, V पे। तो ये क्या बता रहा है कि अगर मैं R180 के बाद परफॉर्म करूं H को तो आई विल गेट V, आई विल गेट क्या, V। इज दैट क्लियर? तो मुझे लग रहा है टेबल समझ में आया सबको। आप दोस्तों इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो बताना है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर मेरे पास सपोज कि 3 एलिमेंट्स हैं, मेरे पास कितने एलिमेंट है, 3। तो यहाँ पर मैं लेके दिखाता हूँ सबको। सपोज यहाँ पर मुझे मेरे पास 3 एलिमेंट है A, B एंड C, ओके। और उस पर मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेशन का, ठीक है। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है जो आपने डिफाइन किया है, ठीक है। जैसे हम आगे एग्जांपल लेंगे वीडियो के बाद आपको ये और क्लियर होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं इस केस में कॉन्कैटिनेशन ले रहा हूँ, A के बाद B, B के बाद C, ठीक है। तो पहले मैं A B को परफॉर्म करूंगा देन C को परफॉर्म करूंगा। इट इज इक्वल टू कि पहले आप B और C को परफॉर्म करें फिर A को परफॉर्म करें। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो पहले मैं LHS कंप्यूट करता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो सपोज A की कोई वैल्यू बताओ डी पर, यहाँ पर R180 ले लेते हैं और B H ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कंप्यूट करूंगा यहाँ पर AB, ओके। तो AB क्या होगा, R180 फॉलोड बाय H। तो अब कहाँ से मिलेगा मुझे इसका आंसर, इसी टेबल से। तो R180 और इस 180 के लाइन में जाइए और देखिए H क्या है, V, सो इट इज इक्वल टू V, ओके। फिर अब मैं क्या करूंगा, AB का जो आंसर है उसके साथ परफॉर्म करूंगा मैं उसके बाद C को। इज दैट क्लियर? तो देखो AB का आंसर क्या है, V है, और उसके बाद मैं C को ही ले लेता हूँ। C बताओ कोई एलिमेंट, ओके, D ले लिया। तो मैं परफॉर्म करूंगा यहाँ पर D। तो V के बाद D परफॉर्म कर रहा हूँ तो आंसर क्या होगा, देखो टेबल में V के रो में यहाँ पर D जो है क्या है, 270, यस इट इज R270। तो अब मुझे देखना है ये A B C ये पूरे का आंसर R270 आया,
तो क्या ये B और C को पहले करके फिर ये करने पे भी मुझे R270 मिलता है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले B एंड देन C करूंगा। ठीक है, सो B क्या मैंने लिया हुआ है यहाँ पर H और C क्या लिया हुआ है D। ओके, तो H के रो में D में जाकर देखिए क्या एंट्री है, R90 है, राइट? सो इट इज इक्वल टू R90। ओके, एंड अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि BC से जो भी मुझे रिजल्ट मिला है उस पर मैं A अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो A मैंने क्या लिया है R180 और इस पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ BC का आंसर विच इज R90। तो अब देखो R90 जो है यहाँ पर R180 के रो में R90 देखो कितना है R270। यस, देखो दोनों इक्वल आ गए। तो ऐसे आप हर एक के लिए वेरीफाई कर सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा टेबल है क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट का होना। किसका होना? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट पे ऑपरेट करो तो वो एलिमेंट का आंसर चेंज नहीं होगा। ऑपरेट करना मतलब जो भी ऑपरेशन दिया है उसको यहाँ पर अप्लाई करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट मुझे बाहर भी बताओ, बी वी। ओके, सो वी के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, वी के ऊपर अगर मैं परफॉर्म करूँ R0 तो मुझे देखो यहाँ पर एंट्री क्या दी गई V। तो इसका मतलब क्या हुआ? R0 का मतलब क्या है? 0 डिग्री से रोटेशन। तो अगर मैं V मेरे पास है मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल एक्सिस और उसके बाद मैं 0 डिग्री का रोटेशन करता हूं तो मुझे V मिलेगा। मतलब ये पूरे टेबल में इस केस में ऐसा हो रहा है कि R0 ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करूं तो आंसर चेंज हो रहा नहीं है, और जिसे आप इस टेबल में क्लियरली देख सकते हैं। जैसे D0 है तो D0 के ऊपर अगर R0 अप्लाई करो तो यहाँ पर देखोगे टेबल में एंट्री D0 ही है। यस, तो मैं कह सकता हूं कि R0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? वही एलिमेंट। तो R0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस टेबल। ओके, या दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह जो है यहाँ पर हम दूसरा जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो R0 है ये पूरे के पूरे टेबल में सेम है। मतलब अगर ये पूरा टेबल देखे तो R0 आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो सबके लिए R0 ही है। ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? अगर किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करो तो वही एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन जनरल अगर I आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट x को ले लो और उसके ऊपर गिवन ऑपरेशन परफॉर्म करो, जो भी ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन है तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? x ही मिलेगा, राइट? लेकिन याद रखिएगा कि I हमेशा क्या रहेगा? सबके लिए सेम रहेगा, ये एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब जो इनवर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इनवर्स का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ले ले जैसे D। ओके, तो अगर मैं देखें कि D के ऊपर अगर मैं D वापस से अप्लाई करूँ, ठीक है, सो इफ यू सी जैसे मेरे पास यहाँ पे D है तो और D के ऊपर अगर मैं D अप्लाई करूँ, राइट, तो मुझे क्या मिल रहा है? R0। यस, और उसी तरह जैसे मेरे पास H है तो H के ऊपर अगर मैं H अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? तो इस केस में ऐसा हो रहा है कि एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। समझ रहे हो? मतलब अगर उस एलिमेंट को उसी ऐसे बाकी के लिए वेरीफाई कर सकते। अब R180 है तो R180 के ऊपर R180 अप्लाई करो, क्या मिलेगा? R0। मतलब वही ऑपरेशन अगर आप 2 बार कर दोगे तो आपको फिर से R0 मतलब ओरिजिनल जो था वो मिल जाएगा। ठीक है, सो इस केस में एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में देखो D का इनवर्स D है, H का इनवर्स H है। मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग है, लेकिन किसी भी एक एलिमेंट का 2 इनवर्स नहीं हो सकता। मतलब ध्यान से सुनिएगा, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक एंड इनवर्स ऑफ ग्रुप इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। देखो दोनों में डिफरेंस समझो। मैंने क्या कहा? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक, मतलब पूरे ग्रुप का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एक होगा, लेकिन 2 एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग हो सकता है। किसी भी एक एलिमेंट का 2 इनवर्स नहीं हो सकता, लेकिन 2 अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो इस केस में ईच एलिमेंट का जो इनवर्स है वो इटसेल्फ है। तो ऐसा जो ग्रुप होता है वो एबेलियन होता है। हम आगे देखेंगे। एबेलियन का मतलब होता है कि A के बाद B करो, इट इज इक्वल टू B के बाद A। अगर कोई ग्रुप, अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है, ये सब हम लोग आगे के थ्योरीज में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि कैसे दोस्तों ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। तो कुल कंक्लूजन निकल कर यहाँ पर ये आता है कि अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो और उसमें 3 प्रॉपर्टी हो। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर याद है क्या था? कोई भी 2 एलिमेंट को लो और गिवन ऑपरेशन परफॉर्म करो तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? उसी सेट का कोई अलग एलिमेंट। और अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के पास ये 3 प्रॉपर्टी हो, मतलब एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स,
ये अगर तीनों एग्जिस्ट करते हैं, एसोसिएटिव रूल एग्जिस्ट करता है, सारे एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट का इनवर्स है और पूरे ग्रुप का यूनिक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम लोग कहेंगे वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप। और अगर दोस्तों कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप है तो कहीं ना कहीं वो सिमेट्रिक किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सिमेट्रिक होना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं, यानी ग्रुप का मॉडल जो उसको डिफाइन करेगा। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको इस लेक्चर में ये तो समझ में आ गया कि कैसे ग्रुप जो है ये किसी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकता है। अब आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और शायद इसीलिए दोस्तों इसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहा जाता है कि आप देख रहे हैं कि एक नया ही पूरा तरीका है एक मैथ्स को पढ़ने का। ये वैसा कुछ नहीं कि जैसे आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करके रूट्स वगैरह निकालते हो, आप थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा रूट्स वगैरह भी हम ग्रुप थ्योरी से दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी का। तो ये सब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हम प्रूफ्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे अगर मुझे प्रूव करना हो कि प्रूव दैट की आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, तो जब उसका प्रूफ को देखा जाएगा तो आप इसको याद करोगे तो आपको प्रूफ समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चैप्टर है कई लोग के लिए बहुत टफ पड़ता है बिकॉज लोग इसे रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद और आने वाली जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसके बाद आपके लिए चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। जाते जाते मैं कुछ और चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसी तरह अगर मेरे पास जैसे ट्रायंगल हो तो उसमें भी हम लोग इस तरह के ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। देखो मेरे पास अगर ये था स्क्वायर तो उसके 4 साइड थे, तो यूनिक एलिमेंट्स कितने मिले, 8। तो उसी तरह मेरे पास ट्रायंगल हो वो भी सिमेट्रिक है ना, कितने साइड है, 3, तो उसमें मुझे 6 एलिमेंट्स मिलेंगे जो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं डाइहेड्रल, क्या कहते हैं, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, मतलब n साइड है तो ऑर्डर क्या रहेगा, 2n रहेगा। इज दैट क्लियर? सो दोस्तों जल्द ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कि ग्रुप की और भी प्रॉपर्टीज क्या है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।